Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Concept Coaching Classes Bhopal. My name is निवेदिता साहू. इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे. तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस. द कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल सेमिनार फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गॉट एनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है इज़. ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे मेन वर्ब है. इसका सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है कॉलेज, जो कि सिंगुलर है. कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट? तो कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल सेमिनार. ये पूरा हो गया इसका ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सेमिनार एक्चुअली में नाउन है और स्पेशल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. तो फॉर एक प्रेपोजिशन होता है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये दोनों ही इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. अब ये जो देयर है THEIR, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेशन दिखाने का काम करता है. किसके बारे में पजेशन दिखा रहा है? तो ये बात कर रहा है कॉलेज के बारे में कि कॉलेज अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक स्पेशल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है. तो अगर ये देयर कॉलेज को पजेशन दिखा रहा है जो कि सिंगुलर है, तो देयर तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे एक गलती हो रही है, देयर की जगह पे होना चाहिए था इट्स. आगे बढ़ते हैं. तो सो दैट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, जिसका मतलब है ताकि. वैसे तो सो भी एक कंजंक्शन होता है अपने आप में और दैट भी एक कंजंक्शन होता है, लेकिन सो दैट भी यहाँ पर एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है. फिर हमें मिला दे. ये एक प्रोनाउन होता है और ये किसी न किसी नाउन के बारे में कुछ कह रहा होता है. तो दे में गॉट एनलाइटेंड. दे किसको पॉइंट आउट कर रहा है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को. ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एनलाइटन होंगे, ना कि कॉलेज. तो प्लूरल के हिसाब से दे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. फिर हमें मिला मे, जो कि एक मोडाइल हेल्पिंग वर्ब है. एंड एज यू नो, मोडाइल हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब ज़रूर आता है. बट अगर आपको ध्यान से पता हो तो मोडाइल ऑक्सिलरी के बाद जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म की होनी चाहिए, और हम लिख रहे हैं गॉट, जो कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है. तो दूसरी गलती हमसे ये हो रही है कि मे के बाद गेट आना चाहिए था. दैट मीन्स आंसर होता है अपना बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2. देयर की जगह पर इट्स, क्योंकि कॉलेज सिंगुलर है एज वेल एज नॉन लिविंग है, और गेट आएगा इन प्लेस ऑफ गॉट. नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं. द रीजंस दैट द ऑयल मिनिस्टर इज गिविंग इज नॉट जस्टिफाइड एज ही इज टेलिंग दिस टू सप्रेस्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू डील विद द सिचुएशन. यहाँ जो रीजंस है एक प्लूरल नाउन है और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ये रीजंस के बारे में कुछ कह रहा है जो कि इसका एंटीसीडेंट है. क्या कह रहा है? द रीजंस दैट द ऑयल मिनिस्टर इज़ गिविंग. ऑयल मिनिस्टर सिंगुलर नाउन है, इसलिए जो इज़ गिविंग है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. वो रीजंस जो ऑयल मिनिस्टर दे रही है इज़ नॉट जस्टिफाइड. अब ये जो इज़ है इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा. इसका सब्जेक्ट है रीजंस, जो कि प्लूरल है. तो अगर रीजंस प्लूरल सब्जेक्ट है तो बट ऑब्वियस है इसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था. तो इसकी जगह पे आएगा आर, मतलब कि द रीजंस आर नॉट जस्टिफाइड. कौन से रीजंस? जो ऑयल मिनिस्टर दे रही है. क्यों नहीं है जस्टिफाइड? एज ही इज़ टेलिंग दिस. अभी जो ही है ये एक प्रोनाउन है और ये किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है. तो ही ऑब्वियसली ऑयल मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ही सिंगुलर करेक्ट हो जाता है. फिर यहाँ पे जो इज़ हेल्पिंग वर्ब है ये भी करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ही. ही इज़ टेलिंग दिस. टेलिंग यहाँ पे मेन वर्ब है. वो ऐसा कि बता रहे हैं. क्यों बता रहे हैं? टू सप्रेस्ड. अब ध्यान रखिए, जो इन्फिनेटिव होता है इंग्लिश की लैंग्वेज में, जैसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहा जाता है, और हम जो लिख रहे हैं सप्रेस्ड वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है. तो हमें यहाँ पे सप्रेस लिखना चाहिए था, जो कि फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी. दैट मीन्स ऑयल मिनिस्टर जो रीज़न दे रही है वो क्यों दे रही है? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को छुपा सके. सिचुएशन के साथ जो डील कर रही है, नहीं कर पाने की जो एबिलिटी है उसको छुपाने के लिए वो ये सारे रीजंस दे रही है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है. तो आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, बोथ बी एंड सी. इसकी जगह पे आर आएगा और सप्रेस्ड की जगह पे सप्रेस. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. द रूल्स वर ऑलरेडी इन प्लेस, वी आर जस्ट एनफोर्सिंग इट स्ट्रिक्टली नाउ, एंड if a passenger is found traveling with unbooked luggage weighing more than the free allowance, the excess weight will be charged 6 times the luggage rate, railways said today. सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो वर है ये एक प्लूरल वर्ब है जिसका सब्जेक्ट है रूल्स. मतलब रूल्स पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन अब उसको स्ट्रिक्टली लागू करने की बात चल रही है.
सो द रूल्स वर ऑलरेडी इन प्लेस। वी आर, वी प्लूरल है इसलिए आर यहाँ पे करेक्ट हो गया। वी आर एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। वी आर एनफोर्सिंग व्हाट, तो वी आर एनफोर्सिंग द रूल्स। अब अगर ये जो इट है ये ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट आउट कर रहा है रूल्स को, जो कि प्लूरल है, तो बट ऑब्वियस है ये इट सिंगुलर नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी वी आर एनफोर्सिंग देम स्ट्रिक्टली नाउ। एंड इफ़ अ पैसेंजर इज़ फाउंड ट्रैवलिंग, अब ये जो पैसेंजर है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए जो इज़ है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो फाउंड है ये मेन वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म में है। थर्ड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये पैसिव में बात कर रहा है कि यदि कोई पैसेंजर पाया जाता है ट्रैवल करते हुए विथ अनबुक्ड लगेज जिसका वेट फ्री अलाउंस से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस वेट है, जो एक्स्ट्रा वेट है, दैट विल बी चार्ज, उसको चार्ज किया जाएगा 6 टाइम्स द लगेज रेट। लगेज रेट जितना भी है उसका 6 गुना उसका चार्ज किया जाएगा। अब ये जो विल भी है ये हेल्पिंग वर्ब है और चार्ज मेन वर्ब है। वैसे तो अगर आपको पता हो तो मोडाइल ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन अगर मोडाइल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा हो तो उसके बाद वाली जो मेन वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तब हम पैसिव वॉइस में बात करने लग रहे होते हैं और जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बात करता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है। तो चार्ज की थर्ड फॉर्म होती है आपकी चार्ज्ड। दैट मीन्स हमारा एक और गलती यहाँ पे होता है पार्ट सी में। तो आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड सी। इट की जगह पे देम आएगा बिकॉज ऑफ रूल्स और चार्ज की जगह पे चार्ज्ड आएगा बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियो में पूछे थे और अब ये रहे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। वन मोर थिंग, जो हमने पिछले वीडियो में पूछे थे, डिफरेंस पूछा गया था आपसे ईच, ईदर और नीदर में। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था जो कि बिल्कुल सही था कि ईदर दो में से किसी एक की बात करता है, नीदर दोनों में से दोनों की ही बात नहीं करता है, और जो ईच है वो दो या दो से ज़्यादा कितनों की भी बात कर सकता है लेकिन हर एक की बात कर रहा होता है। सो दैट वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन ईच, ईदर एंड नीदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।